वेल आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। यार मैंने तुम्हारा कमेंट नीचे रीड किया कि कंसिस्टेंसी बनाओ। यार थोड़ा सा टाइम दो। वेल अब वीडियोस रेगुलरली ड्रॉप रहेंगी मंडे टू सैटरडे। संडे एक दिन का ऑफ रहेगा, है ना? इतना तो बनता है यार। और जैसा कि तुमने कमेंट किया था कि सिविक्स के बाद ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेकर जाओ, लैंड फॉर्म्स मतलब एसएसटी का। वेल वो ही जाने वाला है, तो करते हैं इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट। वेल बताता हूँ कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं और कैसे किन चीजों को लेकर जा रहे हैं। वेल कमेंट करना अगर तुम नीचे वीडियो को वेट कर रहे थे और तुम चाहते हो कि तुम्हें कंटेंट काफी पसंद आ रहा है और चीजें कंसिस्टेंटली ड्रॉप रहे हैं, तो मुझे बताओ। और वेल मैं लेट होने का रीजन भी बता देता हूँ यार। स्लाइड्स को क्रिएट करना, दिमाग लगाना कि चीजों को कैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आया जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। एक दो दिन का डिले तो चलता है, इतना तो तुम मैनेज करोगे ना। लेकिन पढ़ाऊंगा और बताऊंगा इतने मजेदार कि तुम्हें मजा आएगा और समझते हैं। वेल तुम्हें याद होगा हमने क्लास 9 में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डेमोक्रेसी, है ना? तो लगभग ये उसका तीसरा पार्ट है। तो जाओ पहले, अगर तुमने 2 पार्ट नहीं देखे तो देखो, वरना तीसरा पार्ट मत देखना, नहीं समझ में आएगा यार। ऑनेस्टली कह रहा हूँ यार, तुम्हारे फायदे के लिए जाओ और देखो। तो वेल हल्का सा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैंने तुम्हें डेमोक्रेसी समझाया क्या होता है। वेल डेमोक्रेसी समझाने के बाद कुछ और बेसिक्स थे, उन्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया। तुम्हें बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुई। और लास्ट टाइम हमने वीडियो को रोका था जब मैंने तुमसे कहा था कि हम दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है। वेल हिंट देता हूँ, चलो चलते हैं मुद्दे की बात पर। यार इस चीज को समझाने के लिए मुझे थोड़ा इधर उधर भटकाना पड़ेगा, लेकिन बताऊंगा इन डेप्थ कि कोई भी चीज मिस आउट ना हो। और अगर तुम्हें वेल नहीं समझ में आया ना तो नीचे कमेंट करना, है ना? क्योंकि मैंने पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे समझाना है कैसे नहीं। और फिर भी अगर समझना है तो मुझे बताओ यार, ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ। तो देखो यार, पहले समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, फिर समझते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। यार इंडिया में रहते हो ऑब्वियस, तो तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया में हमने किसको इलेक्ट किया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। तो वेल हमने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया। अमेरिका वैसा नहीं होता। वेल तुमने इस चेहरे को देखा होगा, जानते हो तुम इस चेहरे को। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? यूएसए। तो मेरे माइंड में एक डाउट है यार कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किसने इलेक्ट किया? ऑब्वियस हमने, वोटिंग करके। तो इंडिया में जो इलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री। और अमेरिका में जो वोटिंग होती है उसके चलते वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। वेल मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है। वेल पहले ये बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, फिर बताइए इंडिया में ये तरीका क्यों चलता है, फिर बताइए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, और वेल ये प्रेसिडेंट में क्यों चलता है ना? है ना? चलो वेल कुछ बेसिक समझते हैं। पहले आओ, पहले इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर वो नहीं समझते तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो देखते हैं। वेल यार ये इंडिया है, मैंने बना दिया इंडिया। अब इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, ऑब्वियस है। इंडिया की जो अपनी गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। यार समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेल इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट है। मोदी जी का नाम सुना है? अरे बीजेपी। तो इंडिया की अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस समय बीजेपी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना? और उसमें जो हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर का पद जिन्होंने संभाला हुआ है, वेल वो हमारे कौन है? मोदी जी। वो चेहरा जो भी तुम्हें दिखाया था, हर कोई उस चेहरे को जानता होगा, ऑब्वियस यार। और इंडिया में अब स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। आप ऑब्वियस मानते हैं कि मान लीजिए कि एक स्टेट है यूपी, तो उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक सरकार होगी, ऑब्वियसली होगी। और जो उत्तर प्रदेश की अपनी एक सरकार होगी उसको क्या कहा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट भी कोइंसिडेंटली बीजेपी है, इत्तेफाक की बात है। और कौन है उत्तर प्रदेश के सीएम, चीफ मिनिस्टर? वेल जानते हो तुम, भगवाधारी योगी जी, है ना? चलो तो अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। पहले समझते हैं। यार मैं स्टेट लेवल की कोई इलेक्शंस की बातचीत ही नहीं करूंगा, तो उलझना मत। थोड़ा कुछ बेसिक बताऊंगा, उसको समझेंगे। भाई सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। अब जो उन इलेक्शंस में लोग लड़ते हैं उन्हें बोलते हैं कैंडिडेट्स। क्या बोलते हैं? कैंडिडेट्स। फिर माइंड में एक डाउट आया, अब ये कौन होते हैं? कोई भी। समझो और सुनो। यार बीइंग अ वोटर, इंडिया में मेरी एज होनी चाहिए 18। कितनी होनी चाहिए? अगर मैं 18 साल का हूं तो मैं वोट कर सकता हूं। तो बीइंग अ वोटर इंडिया में आपकी एज हो 18। लेकिन बीइंग अ कैंडिडेट, अगर आपको किसी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25। कितनी होनी चाहिए? 25। समझे कि बीइंग अ कैंडिडेट अगर मुझे किसी इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो मेरी एज कितनी हो? 25। कितनी हो? 25। अगली चीज समझो, अगली चीज समझो। कैसे कैसे? अब भाई 25 साल का तो मैं हूं। अब मैं इलेक्शंस को लड़ना चाहता हूं, या तो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं। अब इसे हटाते हैं। मैंने मान लीजिए कि बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, कैसे करूंगा? भाई बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट होगा जो कि मैं परचेज करूंगा पैसे देकर। वेल इसको ऑफन टिकट ही कहा जाता है। और बीजेपी ने मुझे टिकट दिया तो मैं क्या बना? बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कैंडिडेट। अब जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, उनको कहा जाता है लोकसभा इलेक्शंस। क्या कहा जाता है? लोकसभा इलेक्शन।
तो जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन। अगर मैं उन इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहता हूँ तो जब तक मैं जीता नहीं इलेक्शन, मुझे कैंडिडेट का हो गई और मेरी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए 25। अब मान लो कि मैं इलेक्शंस में कंटेस्ट करता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, तो मैं क्या बनता हूँ? एमपी। एमपी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बनता हूँ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझे? अब वेल ये लोग बैठते कहाँ हैं यार? ये लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? संसद। क्या कहा जाता है? इसमें दो हाउसेज होते हैं, एक हाउस होता है लोकसभा और एक हाउस होता है राज्यसभा। एक हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। एक हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर चैम्बर। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर चैम्बर। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर चैम्बर। क्या कहा जाता है? अपर चैम्बर। अब अगर तुम्हारे मन में सवाल बन रहा है कि क्या लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा, वेल ये नीचे कमेंट में तुम मुझे बताओ, और ये मैं तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, है ना? अभी टॉपिक से रिलेट नहीं करता। अभी हमने बेसिक समझा कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेवल के, जिससे कि हम पीएम को चूज करते हैं। उन इलेक्शंस को लोकसभा इलेक्शंस कहा जाता है। अगर उन इलेक्शंस में मुझे कंटेस्ट करना है तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेना होगा, जिसके लिए कि मैं कुछ पैसा दूंगा। वेल जब मैं उस इलेक्शन में लड़ रहा हूं तो मैं कैंडिडेट हूं, मिनिमम एज मेरी 25 हो, बीइंग अ वोटर 18 साल हो, अगर वोट देना है तो 18, लेकिन अगर इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है 25। अगर मैं इन सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस को जीत जाता हूं तो मैं एमपी बन जाता हूं। और ये एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये लोग पार्लियामेंट के किस हाउस में बैठते हैं? लोकसभा। किस हाउस में बैठते हैं? लोकसभा। चलो तुम इतना तो समझे, इतना तो तुम समझे। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। भाई लोकसभा में कितने एमपीज बैठ सकते हैं? कोई तो लिमिट होगी यार। तो मेरी क्लास है कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, ऑब्वियस है। तो लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं? 543 प्लस 2, 543 प्लस 2। तो बच्चे कहते हैं ये प्लस 2 क्या है? वेल एंग्लो इंडियन। क्या है? एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है यार? मुझे एक बात बताओ कि 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, ऑब्वियस। तो जब ब्रिटिशर्स आजाद करके हमें गए, सारे तो ब्रिटिशर्स नहीं गए, कुछ ब्रिटिशर्स इंडिया में रुक गए और उन्होंने इंडियन लोकल्स के साथ मैरी किया। तो जो उनके बच्चे हैं उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। 543 प्लस 2 समझ गए? इन दो सीट्स पर पर्टिकुलरली कौन बैठ सकता है? एंग्लो इंडियन। कौन बैठ सकता है? एंग्लो इंडियन। तो बच्चे कहते हैं चलो यार क्लियर है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 545। अब मैं इनको 545 बोल दे रहा हूँ अलग से, 2 मिनट में बता दिया। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर में आना है, सेंटर में आना है मतलब अपनी सरकार बनानी है, तो इसका मतलब उसको कितनी सीट्स जीतनी पड़ेंगी? 545। कितनी सीट्स? अब एक पागल हो गया क्या? 545 नहीं, मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीतनी पड़ेंगी। तो मेजोरिटी के लिए आधा करते हैं, 545 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी सीट्स आएंगी? 272। कितनी सीट्स आएंगी? 272। तो इसका मतलब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर में आना है, उसको कितनी सीट चाहिए? 272। कैसे में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है, तो इसका मतलब बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स को जीता? 272। अब तुम्हारे माइंड में सवाल आया, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, अगर कोई एक गवर्नमेंट 272 सीट्स नहीं जीत पाई तो क्या होगा? वेल बताता हूँ ना, बेफिक्र रहो, बताता हूँ ना क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक बार हल्का सा रिकेप देता हूँ ताकि तुम उलझो नहीं। भाई इंडिया में इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उसको क्या बोलते हैं? लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस में अगर आपको लड़ना है, आपको कैंडिडेट बनना है, तो आपको किसी पॉलिटिकल, स्पेलिंग मत देखना, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना होगा? टिकट। उसके लिए पैसा देना होगा। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। क्या कोई और रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी हो चलता है, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैंडिडेट बनते हैं, लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो आप बनते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आप पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा जिसको लोअर चैम्बर भी कहा जाता है, एक राज्यसभा। अब इनमें कौन बैठता है बताऊंगा, 2 मिनट रुकना। अब जो लोकसभा है इनमें टोटल 543 प्लस 2 सीट्स होती है। प्लस 2 अभी बताया था किसके लिए होती है? एंग्लो इंडियन। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पावर में आना है तो उसको मेजोरिटी ऑफ कितनी सीट चाहिए? 272। अगर उसको 272 सीट्स मिली तभी वो क्या कहलाएगी? फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत की सरकार। क्या कहलाएगी? फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत की सरकार। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, यार समझो। अब तुम्हारे मन में एक डाउट है कि अगर मान लो कि बीजेपी 260 सीट्स जीतती है, 272 सीट्स बीजेपी नहीं जीत पाती, तो क्या बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है? नहीं मेरे भाई, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। मान लो 50 किसने जीत ली? कांग्रेस ने। ठीक है। 20 सीट किसने जीत ली? आम आदमी पार्टी ने। मतलब 20 एमपी किसके हैं? आम आदमी के। एमपी समझ लो ना, सीट मतलब एमपी। 50 एमपी किसके हैं? कांग्रेस के। 260 एमपी किसके हैं? बीजेपी के। तो अगर अब कल को बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में आना है तो उसको मिनिमम 272 सीट्स चाहिए। अब क्या करें? तो गठबंधन, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। भाई बीजेपी के पास 260 सीट है और आम आदमी के पास 20 सीट्स हैं, तो दोनों को मिलाकर कितनी सीट्स हो गई? 280।
तो इस केस में जो बीजेपी है और जो आम आदमी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये गठबंधन करेंगे। क्या करेंगे, गठबंधन क्या करेंगे, और गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, जिसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो इंडिया में ये ट्रेंड चलता है, समझ गए। तो अब तुम समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि इंडिया में इलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा है। सेंट्रल लेवल के इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में जो इंसान जीतता है उसे एमपी कहा जाता है, लोकसभा में बैठता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर में आना है तो 272 सीट चाहिए। अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी 272 सीट्स नहीं जीत पाती तो उस केस में जो गवर्नमेंट बनती है वो कौन सी होती है, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी ने 260, आम आदमी ने 20 सीट जीती, तो दोनों मिलकर बनाएंगे 280 सीट्स। क्या कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो सकता है? हाँ। अब मेजोरिटी ऑफ सीट्स किसकी है, बीजेपी, तो उसकी मर्जी चलेगी, समझ गए यार। इसको इस तरीके से रिलेट करो, तुम बहुत पैसा कमाते हो। अब तुम शादी का तुम्हारा टाइम आया, तो शादी के टाइम पर तुम किस लड़की से शादी करोगे, है ना, तो तुम चूज करोगे ना कि लड़की तुम्हें चूज करेगी। तो वही चीज, मेजोरिटी ऑफ सीट्स तो बीजेपी के पास है, तो बीजेपी चूज करेगी कि उसको कांग्रेस लड़की से शादी करनी है कि आम आदमी, उसको कौन सी लड़की सेट लगी, आम आदमी। तो उसने आम आदमी से किया, वो कांग्रेस से किस साथ करना चाहता तो कांग्रेस के साथ भी कर सकता था। सेट से मेरा मतलब था ट्यूनिंग किसके साथ बैठी, गलत मत समझ लेना, है ना। चलो एथिकल बातचीत कर रहा हूँ। तो अब तुमने इतना तो समझा। अब मान लो कि कल को जब इलेक्शंस हुए, कौन से लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनको क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शंस। उन इलेक्शंस में जिन लोगों को आप चुनते हैं एमपीज कहा जाता है, वो एमपीज पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के किस हाउस में बैठते हैं, लोकसभा। होते कितने हाउस है, 2, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, 543 प्लस 2। और मान लो बीजेपी ने इस समय खुद से 280 सीट जीत ली। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मिनिमम कितनी सीट चाहिए थी, 272। तो बीजेपी की कैसी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत। कैसी बनी, पूर्ण बहुमत। इसका मतलब ये है कि 280 जो एमपीज हैं, जो 280 एमपीज हैं, वो किस पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी। किस पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी। किस पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 280 एमपीज बीजेपी के हैं तो किसकी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की। तो इसका मतलब है ये जो बीजेपी के एमपीज हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज हैं, उन्हीं एमपीज में से किसी को क्या बना दिया जाएगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब मोदी जी एमपी है, तब जाकर वो पीएम बने, समझ गए। अब ये मुझे एक बात बताओ, क्या पीएम सब कुछ खुद से संभाल सकता है? तुम्हारे स्कूल में क्या प्रिंसिपल है, ऑब्वियस है। क्या प्रिंसिपल सब कुछ खुद से मैनेज कर सकता है? नहीं यार, तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए प्रिंसिपल ने अपने अंडर क्या रखे हुए हैं, टीचर्स। तो पीएम पूरी कंट्री को खुद से मैनेज नहीं कर सकता। पीएम के अंडर भी कुछ टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ टॉप लेवल मिनिस्टर्स, जिनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, इंडिया में क्या तुम्हें नहीं लगता एजुकेशन को संभालने के लिए एक अलग मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्टर। वेल कमेंट पे बताना मुझे उनका नाम क्या है। क्या तुम्हें नहीं लगता हेल्थ मिनिस्टर अलग है? ऑब्वियस यार, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है, रेलवे मिनिस्टर अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलग है। तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ खुद से नहीं संभाल सकते। प्राइम मिनिस्टर ने अपने नीचे कुछ टॉप लेवल मिनिस्टर्स रखे हैं, कुछ टॉप लेवल मिनिस्टर्स जिन्हें मिनिस्ट्री दी है। क्या दी है, मिनिस्ट्री। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे? अब तुम समझ गए यार कि प्राइम मिनिस्टर सब कुछ खुद से नहीं संभाल सकते। प्राइम मिनिस्टर ने अपने नीचे कुछ लोगों को मिनिस्ट्री दी है। ये टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ। तो पीएम और ये टॉप लेवल कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत 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 ध्यान से सुना। तो जो पीएम है और जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स है, जिन्हें मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल रहा हूँ, ये मिलकर क्या बनाते हैं, काउंसिल। क्या बनाते हैं, काउंसिल। होते ये भी एमपी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एमपी है, ये भी एमपी है। जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी बताई थी, बीजेपी। कितनी सीट्स थी, 280। मतलब 200 एमपी किसके थे, बीजेपी के। उन्हीं में से किसी को क्या बना दी गया, पीएम। क्या बना दी गया, पीएम, समझ लो। और उन्हीं में से क्या बना दी गई, कैबिनेट। पीएम सब कुछ खुद से नहीं संभाल सकते थे, टॉप लेवल मिनिस्टर्स को कैबिनेट का, और इनको इकट्ठा करके काउंसिल। काउंसिल मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का। समझे कि नहीं समझे? तुम समझे, अब ध्यान से देखना। अब होता क्या है, होता क्या है भाई, इंडिया में ना एक कॉन्सेप्ट चलता है, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव। बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की बात कर रहा हूँ। और एक होता है जुडिशरी, एक होता है जुडिशरी। होता क्या है भाई, जो लोग इंडिया में लॉज को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, लॉज। किसको मैन्युफैक्चर करते हैं, लॉज, उन्हें बोलते हैं लेजिस्लेचर। इंडिया में जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब क्या करते हैं, लागू। क्या करते हैं, लागू, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और इंडिया में जो जुडिशरी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशरी, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसको अलग करो यार। इंडिया में पता है क्या है, इंडिया में जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर मेकिंग, भाई लेजिस्लेचर का मतलब क्या, लॉ मेकिंग बॉडी। इंडिया में लॉज बनते कहाँ पर है, पार्लियामेंट। अब ध्यान से देखना,
भाई पार्लियामेंट में मैंने बताया तो दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू आपने एमपीज को चुना, एमपीज को चुना, वो एमपीज कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट। वो एमपीज कहाँ बैठते हैं? भाई मोदी जी तुमने चुने, पार्लियामेंट में बैठते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी एमपीज है जो तुमने वोट करके चुने, वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो जिन लोगों को हमने चुना, जिन एमपीज को हमने चुना, वही लॉ बनाते हैं। तो वही क्या है? लेजिस्लेचर। वही क्या है? क्योंकि वही लोग कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट। वही लोग कहाँ बैठते हैं? और वही लोग लॉज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो वही क्या है? एग्जीक्यूटिव। वही क्या है? एग्जीक्यूटिव। समझ गए? तो इंडिया में जो वोटिंग के थ्रू जिनको हमने चुना वो एमपीज हैं, वही लॉज बनाते हैं, वही लेजिस्लेचर है, वही एग्जीक्यूटिव है। तो इंडिया में जो लॉज को बनाते हैं वही लॉज को लागू करते हैं, तो वही लेजिस्लेचर है और वही क्या है? एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, चलो ये तो हम समझे, ये तो हम समझे, लेकिन आपने एक बात बताई थी कि इंडिया में एक तरफ है लोकसभा, इनमें तो वो एमपीज बैठ रहे हैं जो हमने चुने। भाई ये जो राज्यसभा आपने बताया था, इनमें कौन बैठता है? इन्हें तो बताओ। आओ 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 समझते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम समझोगे, तुम समझोगे। देखो देखो भाई, ये इंडिया है। क्या है इंडिया? इंडिया में एक स्टेट है। भाई सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस तो अलग है, इंडिया में एक स्टेट लेवल पे भी तो इलेक्शंस होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन इलेक्शंस को बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा। और इनको स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? स्टेट असेंबली इलेक्शंस। क्या भी कहा जाता है? मैं पूछता हूँ, स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो तुम समझ गए कि भाई इंडिया इंडिया में एक स्टेट है, इंडिया में एक स्टेट के लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं, और जो स्टेट के लेवल पे इलेक्शंस होते हैं उन्हें विधानसभा, या विधानसभा के साथ साथ क्या बोलते हैं? स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब समझने वाली बात समझो क्या है। भाई इन इलेक्शंस के थ्रू आप ही लोग वोट करते हैं जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, और आप एमएलए को चुनते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन्हीं में से कोई एक जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी का, इन्हीं में से कोई एक जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब जिसके सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं, उन्हीं में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या बन जाता है? सीएम। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए किस पे है? बीजेपी। तो बीजेपी के ज्यादा एमएलए थे, तो बीजेपी का कोई क्या बन गया? सीएम। क्या बन गया? सीएम, चीफ मिनिस्टर। जैसे योगी आदित्यनाथ। अभी जो एमएलए हैं, यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है? तुम समझते हो कि मैं? तुम समझते हो तो तुम ही बताओ कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इंडिया में जो राज्यसभा है, जो क्या है? राज्यसभा। भाई राज्यसभा का मतलब क्या है? राज्य। राज्य मतलब है स्टेट। राज्य मतलब क्या? स्टेट। भाई मेरी स्टेट में क्या दिक्कत है? क्या वो बात पार्लियामेंट तक जानी चाहिए? तभी तो उस पर नियम कानून बनेंगे। तो जब स्टेट लेवल के इलेक्शंस हुए, आपने विधानसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में एमएलए को चुना। अब ये जो एमएलए आपने चुने, इनमें से कोई एक होगा सीएम। क्या होगा? सीएम। ये एमएलए डिसाइड करेंगे, ये एमएलए डिसाइड करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में से राज्यसभा में कौन लोग बैठेंगे? कौन लोग बैठेंगे जो कि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश की दिक्कतें लेकर आएंगे। तो ये इनडायरेक्ट वोटिंग हो गई कि भैया मैं तो कॉमन पीपल, मैंने किसको चुना? एमएलए को। किसको चुना? एमएलए को। और अब ये एमएलए डिसाइड करेंगे कि इन्हें राज्यसभा में कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन उत्तर प्रदेश की दिक्कत को वहां पहुंचाएगा। तो जो राज्यसभा के इलेक्शंस थे, जो राज्यसभा में बैठे हैं, उनको डायरेक्टली हमने नहीं चुना। उनको किसने चुना? किसने चुना? एमएलए ने। वो एमएलए किसने चुने? हमने। अब राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर्स होते हैं 233+12। अब ये 12 अलग से क्यों लिखे? 245 क्यों नहीं कहा? भाई ये 12 अलग से लिखने के पीछे एक रीजन है। सुनो रीजन क्या है। भाई बहुत अटेंटिवली सुना। यार तुमने क्या देखा? हेमा मालिनी, जया बहादुरी, या जया बच्चन, सॉरी, या पर्टिकुलरली आपके सचिन तेंदुलकर, ये भी तो पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं। तो ये 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चूज करता है। कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। क्या किसी को भी बिठा सकता है? हाँ, किसी को भी, किसी को भी। बस उसके पास कोई आर्ट हो, कोई कला हो, डांसिंग, सिंगिंग। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, है ना? जया बच्चन एक्टिंग अच्छा करती है। तो ये 12 लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। तो ये है। अच्छा, अब तुम्हारे माइंड में एक डाउट है और है, मुझे पता है, मुझे पता है बचपन में तुम्हारे माइंड में ऐसे सवाल आते थे और अभी भी आते हैं कि ज्यादा कौन सा पावरफुल हाउस है, लोकसभा की राज्यसभा? तो मैं कहूंगा ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है? लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। आप कहोगे ऐसा क्यों है? ज्यादा पावरफुल हाउस लोकसभा क्यों है? इसके पीछे रीजन है यार, समझो रीजन क्या है। बहुत अटेंटिवली सुना कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है, राज्यसभा कम पावरफुल क्यों है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम इंडिया में रहते हो, ऑब्वियसली तुम इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में ना, ध्यान से सुना, इंडिया में ना डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जिन रूलर्स को तुमने इलेक्ट किया उनके पास सुप्रीम पावर होती है। तो आपने किसको चुना? जो लोकसभा में बैठते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। ये राज्यसभा के लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इसलिए डेमोक्रेसी में रियल पावर उनके पास होती है जो लीडर्स हमने चुने। तो डेमोक्रेसी में ज्यादा पावर किसके पास होती है? लोकसभा। किसके पास होती है? लोकसभा। वेल तुम समझ गए। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया, हम समझ गए जी, पूरा सिस्टम समझ गए। नहीं समझे? रोको वीडियो को, यही पूरी वीडियो को रिवाइंड करो, 1 से 2 बार देखो, तुम्हें समझ में आएगा। बिल्कुल इन डेप्थ जाकर बताया, बिल्कुल इन डेप्थ, कुछ भी पॉइंट मिस आउट नहीं किया। कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, चलो हम समझ गए,
हम लोकसभा भी समझ गए, हम लोकसभा भी समझ गए, हम राज्यसभा भी समझ गए, हम ये भी समझ गए कि लोकसभा में कौन बैठता है, पीएम। हम ये भी समझ गए कि चूज कैसे किया जाता है। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि प्रेसिडेंट किसने चूज किया। प्रेसिडेंट इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो जो इंडिया में इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं, 5 साल बाद। अब ये तुम मुझे बताओगे कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं, तुम्हारा सवाल है। चलो, तो इंडिया में जो लोकसभा है और इंडिया में जो क्या राज्यसभा, ध्यान से सुना, इंडिया में जो क्या लोकसभा और इंडिया में जो राज्यसभा, इनमें जो एमपीज बैठते हैं भाई, लोकसभा में भी जो बैठते हैं वो एमपीज हैं, राज्यसभा में भी जो बैठते हैं वो एमपीज हैं। ये एमपीज किसने चुने, एमएलएज। एमएलएज किसने चुने, हमने। एमएलएज मतलब कौन से इलेक्शन से चुने गए, जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, इनमें से कोई क्या बनता है, सीएम। क्या बनता है भाई, यहाँ पर एमपीज डायरेक्टली इलेक्टेड है हम लोगों के द्वारा। इन इलेक्शंस को मैंने क्या बोला था, लोकसभा। और इन्हीं में से कोई क्या बन जाता है, पीएम, जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, ये वोटिंग करके किसको चूज करते हैं, प्रेसिडेंट। किसको चूज करते हैं, प्रेसिडेंट। तो हम समझ गए कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली। बहुत ध्यान से सुनना, कैसे इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसे इलेक्टेड है, डायरेक्टली। कैसे इलेक्टेड है, डायरेक्टली। फिर यहाँ एक सवाल आता है, फिर यहाँ एक सवाल आता है कि ज्यादा पावरफुल कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में रियल पावर किनके पास होती है, डेमोक्रेसी में रियल पावर उनके पास होती है जिसे किसने इलेक्ट किया, हमने। किसने इलेक्ट किया, हमने। और प्रेसिडेंट के पास कैसी पावर होती है, नॉमिनल पावर या सेरेमोनियल पावर। अभी नॉमिनल पावर क्या होता है और ये सेरेमोनियल पावर क्या होता है, ये समझाओ, है ना। भाई जब बता रहा हूं तो समझाना पड़ेगा। देखो, डेमोक्रेसी में ना रियल पावर मोदी जी के पास है। मोदी जी कब क्या कैसे करते तो किसी को नहीं पता। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंद किसने किया, मोदी जी। लॉकडाउन किसने लगाया, मोदी जी। तो डेमोक्रेसी में जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं उनके पास रियल पावर होती है। तो ज्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में से कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, नॉमिनल। नॉमिनल पावर का मतलब होता है सिग्नेचर। यार, प्रेसिडेंट को किसी भी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। प्रेसिडेंट को किसी भी कंट्री का क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन। तो कहीं पर भी कोई सिग्नेचर होना है, कहीं पर भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रही है, तो सब किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट। भाई पार्लियामेंट में जब भी लॉज बनाए जाते हैं, नियम कानून, उनको पास कराने के लिए किसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। रिकंसिडर करने को कह सकते हैं, भाई देख लो, देख लो। मैंने कहा नहीं जी सही है, करो साइन। तो प्रेसिडेंट को करने पड़ेंगे। तो नॉमिनल पावर मतलब सिग्नेचर की पावर होती है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और कुछ कर नहीं सकता। एक प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है, सेरेमोनियल। कौन सी होती है। अब बच्चा कहते हैं सेरेमोनियल पावर क्या बताओ, सेरेमोनियल पावर क्या बताओ। यार मुझे एक बात बताओ, तुमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न या और किसी तरीके के अवार्ड्स जब दिए जाते हैं, तो वो अवार्ड्स कौन देते हैं, प्रेसिडेंट। तो कोई अवार्ड सेरेमनी है तो प्रेसिडेंट जाकर दे देंगे। कई बार रिबन कटिंग सेरेमनी है, प्रेसिडेंट कर देंगे, समझ गए। फालतू फालतू के जो काम होते हैं, किसी को ओथ शपथ दिलवानी है वो प्रेसिडेंट कर देंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी रियल पावर नहीं होती। कैसी पावर होती है इंडिया जैसी कंट्री में, सेरेमोनियल या नॉमिनल, समझ गए। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में मेन पावर उनके पास होती है जो हमारे द्वारा कैसे इलेक्टेड है, डायरेक्टली। कैसे इलेक्टेड है, डायरेक्टली। तो तुम समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ। चलो अब ध्यान से देखना, अब इंडिया में ऐसा क्यों है, इंडिया में ऐसा क्यों है भाई। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलता है, जो तब से समझा रहा हूँ वो पार्लियामेंट्री है। अब इंडिया में ऐसा क्यों है, इंडिया में ऐसा क्यों है, तो समझो इंडिया में ऐसा क्यों है। भाई इसके पीछे एक बेसिक सिंपल सा रीजन ये है, भाई इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में डिफरेंसेस है रिलीजन को लेकर, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई मतलब क्रिश्चियन भी है। तो कल को क्या हो सकता है कि मोदी जी पावर में अंधे और पागल हो जाए और मोदी जी आर्मी का यूज करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही स्टैब्लिश कर दें, दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को मरवा दें। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। तो ताकि मोदी जी के पास मिस यूज ना हो सके पावर का और मोदी जी मिलिट्री को कंट्रोल ना कर सके, इसलिए ऐसे किया। इंडिया जैसी कंट्री में ना जो आर्मी है, जो आर्मी है वो प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल नहीं करते भाई। इंडिया जैसी कंट्री में आर्मी कौन कंट्रोल करता है, प्रेसिडेंट। कौन, प्रेसिडेंट। और पीएम के कंट्रोल में आर्मी नहीं है। तो कल को मोदी जी आर्मी की मदद से कुछ भी गलत नहीं कर सकते। इंडिया में मोदी जी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी कभी मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है। आर्मी किसके कंट्रोल में, प्रेसिडेंट। किसके कंट्रोल में, तो क्योंकि क्योंकि आर्मी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, क्योंकि आर्मी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, तो इंडिया में कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। तो ताकि आर्मी की पावर को सेपरेट किया जाए, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है उसको पीसफुली अकोमोडेट किया जा सके, तो इंडिया जैसी कंट्री के अकॉर्डिंगली कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही बेस्ट है, पार्लियामेंट्री। अब बताओ क्या तुम्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्लियर है, तुम समझ गए। आओ मैं यहाँ से रीड करता हूँ शॉर्ट में। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेम होते हैं। लॉज बनाए कहाँ जाते हैं, मोदी जी के द्वारा, और मोदी जी ही उन लॉज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट। सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री, टॉप लेवल मिनिस्टर्स। भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों सेम है, अलग नहीं है।
भाई अब बहुत ध्यान से देखना, भाई गवर्नमेंट के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट, सरकार के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ हेड ऑफ द स्टेट, कंट्री के हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट। कंट्री के हेड कौन है? तो अलग होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार देख रेख करते हैं। हेड ऑफ प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली कौन है आपके? हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर चूज कैसे करते हैं बताया था ना, कोलिशन गवर्नमेंट, पता है ना? नहीं पता तो जाओ वीडियो को रिमाइंड करो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज बना और इम्प्लीमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होती, नॉमिनल पावर होती है, सिग्नेचर वाली, बताया था ना। रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोदी जी कब कहाँ कैसे जा रहे हैं, क्या मीडिया कवर करती हो? वैसे यार, क्या तुम्हें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ पता है? केवल तुमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना। इससे पुराने प्राइम मिनिस्टर अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ना, तो तुम बता दो कि 2014 से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। लेकिन अगर मैं तुमसे पुराना प्रेसिडेंट पूछ लेना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। वेल, जब मैं लाइव ऑफलाइन अपने क्लास 9 के बैच को पढ़ा रहा था ना, मैंने उनसे पूछा पुराने प्रेसिडेंट, उन्हें नहीं पता था। वेल, तुम बताना कौन है? तो प्रेसिडेंट को हम लोग इतना जानते नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। नहीं करता। कहाँ ये सिस्टम चलता है? इंडिया, यूके मतलब इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कनाडा, यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री। अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है समझो, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या अलग है पार्लियामेंट्री से? देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, वहां जो एग्जीक्यूटिव थे वो ही क्या थे? लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं और लेजिस्लेचर अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें लोगों ने वोट करके चुना, वो वहां पर एग्जीक्यूटिव है। क्या है? एग्जीक्यूटिव। और अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है वो कौन है? यूएस कांग्रेस। वो कौन है? यूएस कांग्रेस। समझ पा रहे हो? अमेरिका में जो लेजिस्लेचर है वो यूएस कांग्रेस है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। फर्क समझ रहे हो? इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में दोनों सेम थे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होते हैं। वह ऐसा क्यों किया? ताकि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो और ये लोग अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, इसलिए अलग कर दिया। जो लॉज इंप्लीमेंट करेंगे वो अलग, जो लॉज को बनाएंगे वो अलग। लॉज बनाता यूएस कांग्रेस है, लेकिन जो लोगों ने वोटिंग करके प्रेसिडेंट चुना वो किसका पार्ट होगा? एग्जीक्यूटिव। भाई, इनकी पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बैठता है, इनकी पार्लियामेंट में भी दो हाउसेज हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बैठता है, उस पार्ट को बोलते हैं सीनेट। और कंप्लीट जब दोनों लोग बैठ जाएंगे, एक तरफ कौन बैठ रहा है आपका? यूएस कांग्रेस, एक तरफ कौन बैठ रहे हैं आपके? ये। और दोनों के दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। तो अब तुम समझ गए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर को सेपरेट करते हैं, लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, ताकि पावर का मिसयूज ना हो सके। इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को। जो डोनाल्ड ट्रंप आपने वोट करके चुने वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट होंगे जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। समझ गए? पार्लियामेंट में बैठते दोनों हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी और लेजिस्लेचर भी। लेजिस्लेचर मेरे काम है कौन है? यूएस कांग्रेस। और एग्जीक्यूटिव कौन है? आपके डोनाल्ड ट्रंप वाली सरकार, जिसको मैं सेनेट बोल रहा हूँ। और जब दोनों हाउसेस को आप कंबाइन करते हैं उसको पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। वहां चीजें अलग है। इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन वहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होता है। वह प्रेसिडेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है, केवल एक नॉमिनल अथॉरिटी नहीं होता। जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स हैं, वो प्रेसिडेंट के पास रियल पावर्स होती हैं। और प्रेसिडेंट एक सिग्निफिकेंट पोजीशन को होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव्स में। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। और उसकी पावर पर एक लिमिट है, रोक लगाई हुई है कि वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कंट्रीज जैसे यूएसए और ब्राजील हो गई, वहां पर ये सिस्टम चलता है। एक चीज और बताता हूँ यार, इंडिया में ना आप प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में चलता है। अगर इंडिया में पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी, कितनी? 2/3 मेजोरिटी, टेबल पर हाथ मारकर बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। तो इस केस में 2/3 मेजोरिटी, कितनी? 2/3 मेजोरिटी, मतलब लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, दोनों को मिलाकर कंबाइन कर दो, उनका 2/3। अगर नो कॉन्फिडेंस बोलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को क्विट करना पड़ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को रिमूव कर पाना इम्पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस उसने कोई एक ग्रेवियस स्टेप नहीं लिया हो। ग्रेवियस मतलब कुछ बहुत इलीगल, अपना कब्र खोदने वाला काम नहीं किया हो, उसको नहीं हटाया जा सकता। हटा सकते हैं एक मोशन के थ्रू, वो इम्पीचमेंट मोशन होता है। फिर वो क्या होता है बताऊंगा किसी दिन, समझ गए? तो वेल, हुआ तो इंडिया में भी कभी ऐसा नहीं है कि हटाए गए हों, लेकिन एक तरीका है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में।
अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि पार्लियामेंट्री क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? क्लियर? चलो यार वेल, अब इस वीडियो में ना मैं ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बताने वाला हूँ कि डेमोक्रेसी के अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे मोनार्की हो गया। इनको प्रॉपर तरीके से अगली वीडियो में बताऊंगा, इन डेप्थ जाकर थोड़ा। और वेल, लास्ट वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो वेल, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। अगर क्लियर है ना, तो बहुत एफर्ट्स किए थे समझाने से पहले, कैसे क्लियर क्यों करूं, कैसे बताऊं, क्योंकि जो चीजें लिखी है सिर्फ उतना ही नहीं बताया, उसके अलावा भी इन एडिशन बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। तो अगर तुम्हें क्लियर है ना और एफर्ट्स मेरे वाकई काम आए, तो नीचे क्लियर लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। तुम्हें डाउट है तो लिखो डाउट, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। वेल, इस चैनल पर आने के लिए और इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना? ऐसा नहीं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ अगर किया। वेल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, वीडियोस पे व्यूज आए, थोड़ा तुम कमेंट करो, एंगेज करो, मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो और मैं और बेहतर बेहतर कंटेंट लेकर आता रहूँ। वेल, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले पार्ट के साथ। और मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी भी बनाऊंगा, और साथ ही अगली वीडियो ज्योग्राफी की तरफ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।